नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। विदेश से लौटी बेटी ने जब अपनी माँ को कुत्ते की थाली में खाना खाते देखा तो उसने किया कुछ ऐसा। आज बहुत तेज गर्मी का दिन है। झुलसा देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। जानकी जी बदहवास सी अपने कमरे के दरवाजे में बैठी हुई थी। बिजली गई हुई थी। वैसे भी उनके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वह भी बहुत कम हवा देता था। गर्मी से उनका बुरा हाल था। गर्मी की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। अचानक से वो दरवाजे में से उठी और बाहर आंगन में लगी टंकी के पास आकर बैठ गई और अपने कपड़े निकालकर वहीं बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। हाँ दादी, शेम शेम। दादी बाहर ही नहा रही है। पागल दादी बाथरूम में नहीं नहाती। 5 साल का शौर्य और 4 साल की दिशा ने जब अपनी दादी को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंसकर दादी का मजाक बनाने लगी। बच्चों की आवाज सुनकर बहू प्रिया आई और अपनी सास जानकी जी को देखकर बोली, हे भगवान, इस बुढ़िया को तो शर्म ही नहीं है। जहां मन करता है वहीं बैठकर नहा लेती है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बहू बेटा और बच्चे भी हैं घर में। बुढ़िया तो पागल ही हो गई है और हमें भी पागल करके छोड़ेगी। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो। इसका कोई भरोसा नहीं कि कब किसको कोई नुकसान पहुंचा दे। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बच्चों को अंदर ले गई। जानकी जी बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब जानकी जी की पड़ोसन मीना जी सोकर उठी और बाहर आंगन में आई तो जानकी जी को देखकर चौंक गई कि जानकी जी आंगन में उनके कुत्ते की थाली से खाना उठाकर खा रही थी। अरे अरे जानकी बहन, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो कुत्ते का खाना है, तुम इसे मत खाओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर दूंगी। मीना जी जानकी जी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गई और उनके लिए गरम गरम चाय और पराठे बनाकर दिए और बड़े प्यार से उनको खिलाए और खुद भी खाए। जानकी जी खाने को देखकर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से भूखी हो। मीना जी उन्हें ऐसे खाते देख मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरी तुझसे विनती है कि ऐसी बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। मीना जी जानकी जी को नाश्ता कराकर उनको उनके घर छोड़ आई और उनकी बहू प्रिया को उनका ख्याल रखने के लिए बोलकर आ गई। मीना जी के जाने के बाद बहू प्रिया अपनी सास को धक्का देकर बोली कि इस पागल बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कैसे नजर चुराकर बुढ़िया बाहर भाग जाती है। पड़ोसियों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाती है। पागल बुढ़िया कहेंगे। जानकी जी बेचारी कुछ नहीं बोली। वो तो अपनी सुध-बुध हार चुकी थी। चाहे उन्हें मारो पीटो, धक्का दो, गालियां दो, वह बेचारी कुछ भी नहीं कहती। जब वो स्वस्थ थी तब जालिम बहुओं की भी सामना करने की हिम्मत ना थी। अब मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर वह बहू को क्या कह सकती थी। प्रिया ने अपनी सास को उनके कमरे में बंद कर दिया और खुद बड़बड़ करती अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को ऑफिस से जब मनोज घर आया तो आते ही पति पर बरस पड़ी। क्या जी, क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई रोबोट मशीन हूँ? मैं घर का भी सारा काम करूँ और आपकी दोनों बच्चों को भी संभालूं, उनको स्कूल भेजूं, फिर इनका होमवर्क करवाऊं।
और आपकी पागल माँ को भी संभालूं। वो गुस्से में एक सांस में सब बोलती चली जा रही थी। जब बुढ़िया भली चंगी थी तब मुझे बेड से पैर उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, पर जब से यह बुढ़िया पागल हुई है, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आन पड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब यह पागल बुढ़िया हमारे किसी काम की नहीं रही। इसके घर में रहने से मेरा काम ही बिगड़ता है। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम में लौटते हैं, लेकिन मुझे सारे दिन इस बुढ़िया की चौकीदारी करनी पड़ती है। आप इसे पागल खाने में क्यों नहीं भर्ती करवा देती? मुझे भी चैन की सांस मिल जाएगी। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे या मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इससे पहले मनोज कुछ कहता, तभी पड़ोस से एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, मनोज चाचा, प्रिया चाची, बाहर चलिए, देखिए दादी माँ बाहर क्या कर रही है। बच्चे की बात सुन मनोज और प्रिया दोनों बाहर भागे तो देखा कि घर के बाहर जो कपड़े इस्त्री करने वाले भैया थे, जानकी जी ने उस बेचारे की इस्त्री करी सारे कपड़े सड़क पर फेंक दिए और हंस हंसकर खूब तालियां बजा रही थी। और इस्त्री वाले भैया बेचारे अपने कपड़े समेटने में लगे हुए थे। मनोज और प्रिया अपनी माँ को खींचकर अंदर ले जाते हैं। मनोज अपनी माँ पर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है और फिर दांत भींचकर प्रिया से कहता है, प्रिया, तुमने तो इसको घर के कमरे में बंद कर दिया था, तो बाहर कैसे निकली? प्रिया बोली, हाँ जी, मैंने इसी कमरे में बंद कर दिया था, न जाने कैसे बाहर आ गई। तुम सही कहती थी, इसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इस पागल का सच में कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। तुम सही कहती थी, इसे अब पागल खाने ही छोड़कर आना पड़ेगा, वरना ये हमें भी पागल कर देगी अपने साथ साथ। जानकी जी कोने में सहमी सी खड़ी रही। मनोज बोला, तुम फिक्र मत करो प्रिया, बस मेरी छुट्टी होने का इंतजार करो। जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं मेंटल असाइलम में जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ और इसे भर्ती कराकर छुटकारा लेंगे। जानकी जी एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। घर में उनके राजकुमारी जैसे ठाट बाट थे। बचपन से ही उन्हें हर काम सीखने का बड़ा शौक था। बेटे की बुद्धिमत्ता और शौक देखते हुए उसकी माता पिता ने उन्हें सारे हुनर सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विवाह के लायक होने तक जानकी जी हर काम में माहिर हो चुकी थी, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई बुनाई, खाना पकाना हो या किसी भी प्रकार की पेंटिंग बनाना हो। हर काम बड़ी सफाई से किया करती। किंतु कम उम्र में ही उनका विवाह गौरव जी से कर दिया। वे कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। गौरव जी अमीर ना सही, परंतु बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता से मोहित होकर ही जानकी जी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी की ही पसंद कर लिया। गौरव जी की कमाई से घर खर्च मुश्किल से हो पाता था, लेकिन जानकी जी ने अपनी सूझबूझ और हुनर से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अपने दोनों बच्चों, बड़ी बेटी रिंकी और छोटे बेटे मनोज को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किया। अपनी सूझबूझ और हुनर से कभी स्वादिष्ट अचार पापड़ बनाकर बेचे, तो कभी चादरों पर विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियों वाली कढ़ाई करके बेची। कभी मोहल्ले की औरतों के एक से एक बढ़कर डिजाइन वाले ब्लाउज और सूट सिले, तो कभी जाड़ों में स्वेटर बनाकर बेची। जानकी जी के हुनर के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे।
जानकी जी एक अच्छी पत्नी और माँ के साथ साथ एक अच्छी बहू भी थी। अपने सास ससुर की खूब सेवा कर दी। दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ, अपने हुनर और प्यार से अपने घर को संवार रही थी। अचानक लीवर कैंसर ने गौरव जी को ऐसा घेरा कि फिर वे बिस्तर से उठ नहीं पाए। काफी इलाज कराने के बाद भी अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर चल बसे। पति की मौत के बाद जानकी जी को ऐसा सदमा लगा कि वे बीमार सी रहने लगी। मनोज उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और सारे चेकअप करवाए, परंतु सारे टेस्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को कोई बीमारी नहीं, उनको कोई ऐसा सदमा लगा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अब माँ जी का खाने पीने का भली भांति ख्याल रखें और इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। अपने आप जिंदगी की तरफ लौट आएंगी। गौरव जी के गुजर जाने के बाद तो जानकी जी ने और भी ज्यादा मेहनत की। बेटी रिंकी की शादी तो गौरव जी ने अपने जीवन में ही कर दी थी, परंतु मनोज तब तक पढ़ ही रहा था। रिंकी शादी के 5 साल बाद अमेरिका में सेटल हो गई। वहां पर बहनों और उसके पति रोहन जी दोनों ही जॉब किया करते थे, इसलिए रिंकी माँ से बात करने का भी कम ही समय निकाल पाती थी। फिर जानकी जी को सुनाई भी कुछ कम ही देता था, इसलिए रिंकी अपने भाई से ही फोन पर माँ की तबीयत मालूम कर लेती। मनोज की जिम्मेदारी अभी जानकी जी के कंधों पर बाकी थी, इसलिए खुद को किसी तरह से संभाला और वापस जिंदगी की तरफ लौट आई। मनोज अब पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मनोज का विवाह कराकर एक प्यारी बहू घर लाई जाए। बहू के आने से घर में रौनक तो होगी ही, साथ ही साथ वो घर के काम में भी मेरा हाथ बटाए, तो मैं भी अपने घर के 70 काम संवार पाऊंगी। लेकिन जानकी जी को क्या पता था कि प्रिया के रूप में वो दुल्हन नहीं, अपने घर में नागिन लेकर आ रही हैं, जो उनको डसकर डकार भी नहीं लेती। अभी तो पति की मौत के जख्म भी ना भरे थे। अभी गौरव जी का सदमा उनके दिल और दिमाग से निकला नहीं था। ऊपर से बहू के व्यवहार ने उनको फिर से उसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया। घर की जिम्मेदारी जानकी जी ने ना जाने कब से संभाली हुई थी, परंतु प्रिया बात बात पर उनको जो मेंटल टॉर्चर करती थी वह उनके बर्दाश्त के बाहर था। एक दिन जानकी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बहू चिल्लाकर बोली, ए बुढ़िया, अरे कहाँ मर गई? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। जानकी जी ने कहा, अभी आई। जानकी जी बहू के लिए जल्दी जल्दी पानी लेकर आती है, तो बहू पानी पीने की बजाय फेंक देती है और कह दिया, बुढ़िया, इस गिलास में पानी नहीं, नए वाले गिलास में लेकर आ। जानकी जी दोबारा नए वाले गिलास में ही पानी लेकर आई, तो प्रिया ने फिर से पानी फेंक दिया और बोली, बुढ़िया, नॉर्मल नहीं, मुझे पानी ठंडा पानी चाहिए, जा दोबारा लेकर आ। जानकी जी बहू के कहे मुताबिक फिर से पानी लेकर आई, तो इस बार बहू ने पानी का गिलास जानकी जी के मुंह पर ही फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ओ बुढ़िया, पूरा गिलास नहीं बोला था, सिर्फ आधा गिलास बोला था। जानकी जी ने बहू को आधा गिलास पानी लाकर दिया, तब जाकर बहू ने पानी पिया। प्रिया इस तरह का बर्ताव जानकी जी के साथ किया करती थी। एक बार जानकी जी सोकर उठी तो उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपना सुंदर चेहरा आईने में देखा तो चिल्ला पड़ी, क्योंकि प्रिया ने उनके लंबे घने बाल काट डाले। जानकी जी रोते रोते हलकान हो गई। भगवान, मेरे इतने लंबे घने बाल काट डाले,
रोते रोते उन्हें अपने लंबे बाल याद आ रहे थे। इसी तरह प्रिया ने कई बार अपनी सास की नई नई साड़ी भी कैंची से कुतर डाली। तब भी जानकी जी बहुत रोई। प्रिया जानबूझकर कभी जानकी जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती, तो कभी उनको बाथरूम में लॉक कर देती। जब जानकी जी बाथरूम में काफी देर चिल्लाते चिल्लाते थक जाती, तब काफी देर बाद जाकर बाथरूम का लॉक खोलती। वह बाथरूम से बदहवास से निकलती। मनोज तो प्रिया के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उन सारी यातनाओं और पीड़ाओं को भूल चुका था जो उसकी मां ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर सही थी। उधर प्रिया की हरकतों की वजह से जानकी जी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो गौरव जी की मौत के वक्त ही कहा था कि जानकी जी को हर तरह की टेंशन से दूर रखा जाए, लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ प्रिया के रूप में टेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। उधर रिंकी अपनी मां से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। पूरे 3 साल बाद अपनी मां को देखने वाली थी। उसने इंडिया आने के लिए काफी दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी मां के लिए अनेक उपहार खरीदकर जब भी वक्त मिलता उनकी पैकिंग में लग जाती। अरे अरे, ये तो मैं भूल ही जाती, मेरा दिमाग भी ना जाने कैसा हो गया है। रिंकी हड़बड़ाहट में पैकिंग करते हुए बोली, हाँ रिंकी, तुम्हारा दिमाग अब पहले वाला नहीं रहा जो एक बार में ही सब याद रह जाता था। देखो तुमने ये भी नहीं रखा। मैं लाया हूँ रिंकी। उनके पति रोहन ने ड्राई फ्रूट के पैकेट पकड़ाते हुए कहा, हाँ मम्मी, ये भी नहीं किया। रिंकी के बेटे जय ने अपनी नानी की रिंग देते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा सुनो जी, हमारी सब पैकिंग हो गई है। आप फिर भी एक बार घर में नजर मार लेना, कुछ रहा तो नहीं। ठीक है रिंकी, मैं देख लूंगा। इस तरह उनकी इंडिया आने की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही थी। फिर अगले दिन सभी इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंच गई। अपनी धरती पर पैर रखते ही दिल बाग बाग हो रहा था। अपनी आंखों से पूरे 3 साल बाद अपना वतन देख रहे थे, तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था। एयरपोर्ट से घर आने तक रिंकी को सफर के दौरान एक औरत और मिल गई थी, जिसे रिंकी ने सब बातें बताई कि वो 3 साल बाद इंडिया अपने देश घर आ रही है, और अपनी माँ की सारी बातें, सारे हुनर बता डाले। आंटी जी, मेरी माँ ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। मुझे गर्व है अपनी माँ पर। कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्हें ना आता हो। हर काम में परफेक्ट है मेरी मम्मी। रिंकी ने बड़ा इतराते हुए कहा, हाँ बेटी, होंगी ही। तुम्हारी माँ बहुत हुनर वाली, पहली औरत ही तो बहुत माहिर होती थी हर काम में, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी है। ये तो तुम्हें देखकर, तुमसे बातें करके ही पता चल चुका है। रिंकी अपनी माँ की तारीफ सुनकर चहक उठी। बातों बातों में सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। अब आंटी जी को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया था। आंटी जी कभी घर आना, माँ से मिलने। हाँ बेटा, कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, चलती हूँ। ठीक है आंटी जी, बाय बाय। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर थोड़ी दूरी पर ही था। रिंकी की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वो सभी घर के बाहर पहुंचे, तो उन्हें देखते ही घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देख रिंकी घबरा गई। वह गाड़ी में उतरी और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, तो लोगों में कुछ कहा सुनी चल रही थी। उसने जानने की कोशिश की तो कुछ पता चल नहीं पाया।
बस लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। घर के अंदर घुसी तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे से रोहन और जय आए तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि माँ को जंजीरों से बांधा हुआ है। बिखरे बाल, बड़ी नाखून, सूखे होठ, काली त्वचा, फटे कपड़े, नंगे पैर, हाल बेहाल। उसकी माँ सिर झुकाए जंजीरों से बंधी बैठी है। रिंकी की आंखों के आगे अपनी माँ की तस्वीर उतरने लगी। ये उसकी वही माँ है जिसने विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरी माँ जिसे जरा भी गंदी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमागदार माँ जो हर काम चुटकी बजाकर कर लिया करती थी। वही माँ जिसने हमें परवरिश दी। ये सब सोचते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर माँ के पास बैठ गई और सबसे पहले अपनी माँ को जंजीरों की पकड़ से आजाद किया और फिर माँ का हाथ पकड़ा तो माँ डर गई। माँ, मैं हूँ रिंकी, आपकी रिंकी, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी रिंकी। माँ ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी, क्योंकि माँ ही एक ऐसा प्राणी है जो पागल भी हो जाए तब भी वह अपनी औलाद को नहीं भूलती। उन्होंने बहुत गौर से रिंकी को देखा और बोली, रिंकी, मेरी रिंकी है क्या? हाँ माँ, आपकी रिंकी। इतना सुन माँ बिलक बिलक के रोने लगी। रिंकी ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। एक तरफ खड़ी प्रिया ये सब नजारा देख रही थी। रोहन और जय माँ के पास आकर बैठ गई। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। 30 साल बाद माँ बेटी का मिलन हुआ भी तो कैसे। फिर रिंकी ने अपनी भाभी प्रिया से पूछा, भाभी, ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? माँ तो भली चंगी थी, तो माँ की ऐसी हालत क्यों और माँ को ऐसी हालत में क्यों रखा हुआ है? रिंकी ने कई सवाल एक साथ किए। रिंकी के सवालों से प्रिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। रिंकी अपनी माँ की तरह ही दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी के चेहरे को देख अंदाजा लगा लिया और खड़े होकर भाभी के पास आई और उसने फिर से वही सवाल दोहराए। तो प्रिया एकदम सकपका गई और बोली, माँ जी पागल हो गई है, इसलिए बांधा है इन्हें, सबको परेशान करती है। इतना सुनते ही रिंकी ने खींच के एक चांटा गाल पे जड़ दिया। फिर चिल्ला उठी, मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हारी माँ ने मेरा ही जीना हराम कर रखा है। पागल खाने जाएगी तुम्हारी माँ। रिंकी ने अपनी पैर से चप्पल निकालकर प्रिया के बचा डाली। प्रिया चिल्लाते हुए अपने कमरे में जा घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। तभी वहां रिंकी का भाई मनोज आ गया। रिंकी को देख घबरा गया। रिंकी ने मनोज से भी वही सवाल किए तो वो भी यही जवाब देने लगा। रिंकी ने खींचकर मनोज को चांटा जड़ दिया। वह गाल पर हाथ रखे एक तरफ खड़ा हो गया और कहने लगा, हम क्या करें जब माँ पागल हो गई है, परेशान करती है। अब पागल खाने तो भेजना ही पड़ेगा। मेरी बात हो गई है, कल पागल खाने जाएंगी। माँ नहीं, तुम लोग जाओगे पागल खाने। तुम्हारे ऊपर मेंटल हरेसमेंट का केस करूंगी। तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। मेरी माँ की क्या हालत बना डाली तुम पापी लोगों ने। एक माँ तक संभाली नहीं गई तुमसे। अब देखना तुम्हारा क्या करती हूं मैं। इतना बोल रिंकी अपनी माँ को उठाकर कमरे में ले गई और रोहन ने खाना ऑर्डर कर दिया। रिंकी ने अपनी माँ के बालों में तेल लगाकर मालिश की। उनके लिए जो कपड़े लेकर आई थी वो निकाले और अपनी माँ को कपड़े पहनाए। तब तक खाना भी आ गया। उसने अपने हाथों से
माँ को खाना खिलाया, उनका मुंह साफ किया। तब तक बाल भी सूख गई, बाल बांधे और माँ पहले की तरह दिखने लगी। अपनी माँ को तैयार करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां पड़ोसन भी आ गई। पति और बच्चों संग रिंकी को देख बहुत खुश हुई और जब जानकी जी पर नजर पड़ी तो देखती रह गई और बोली, कितनी सुंदर दिख रही है, जैसे पहले कभी देखती थी। आज बेटी के आने से जानकी सी लग रही है, नहीं तो इसे देख मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन आंटी जी, माँ के साथ हो क्या गया? उन्होंने माँ के साथ क्या किया है जो माँ को पागल कर दिया? रिंकी ने बहुत गहराई से पूछा। बेटा क्या बताऊं, जब से प्रिया इस घर में आई है, इस घर को नर्क बना डाला। जानकी ने इस घर को स्वर्ग बनाकर रखा था, इस डायन ने घर को बर्बाद कर डाला। जानकी को पागल करके उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, इससे ही सारे काम कराती और पति के आगे ऐसे दिखाती कि वो खुद ही करती है। और तो और इसे आते जाते छेड़ती थी, इसकी चोटी काट दी, ये झाड़ू लगाती तो पीछे से कहीं छिलके गिरा देती, दरवाजा बार बार खोल बंद कर उसको चो चो की आवाज कराती। ऐसी हरकतें करती जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ गया। यह बात सुन रिंकी के अंदर और गुस्सा भर गया। उसने दोनों पर मेंटल हरेसमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने माफी भी मांगी, लेकिन रिंकी ने उन्हें माफ नहीं किया और उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। रिंकी अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गई और वहां अच्छे से उनका इलाज कराया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में काफी सुधार आने लगा। वे अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी और एक दिन बिल्कुल सही हो गई। रिंकी अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करती और रोहन जय भी उनकी सेवा में आगे पीछे रहती और उनके प्यार देखभाल मान सम्मान से जानकी जी जल्दी ही ठीक हो गई और बेटी दामाद और नाती के साथ सुखमय जीवन का मजा लेने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।